गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेपी वर्ल्ड और आप सुन रहे हैं बुक एफएम। और आज हम आरंभ कर रहे हैं सबक नंबर पहला। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम और उसकी मम्मी नई कैंडीलैंड में आई थी और वे इस वीकेंड पे मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर पे जा रहे थे। वे अपने साथ 3 दोस्तों को भी ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने कहा कि हमें इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया है क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे डैडी ने अविश्वास रूप से पूछा। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा, मैंने आहत आवाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी में अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा नाक की पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा रहा। यह 1956 की बात थी। तब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में, मूलतः शुगर फैक्ट्री यानी गन्ने के बागान वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर और कस्बे के बाकी सभी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर अपने बच्चों को इसी प्रारंभिक स्कूल में भेजते थे। छठे ग्रेड के बाद उनके बच्चे आमतौर पर प्राइवेट स्कूल में भेजे जाते थे। चूंकि मेरे परिवार सड़क की इस तरफ आता था, इसलिए मैं भी इसी स्कूल में गया। अगर मैं सड़क की दूसरी तरफ आता तो मैं एक अलग स्कूल में जाता जहां हम जैसे परिवार के बच्चे स्टडी करने आते हैं तथा अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। छठी ग्रेड के बाद कहानी आरंभ होती है। मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में जाना था। उन उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वे कुछ सोच विचार कर रहे थे। देखो बेटा, उन्होंने धीरे शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बनाऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तब भी मैं उनका असली मतलब नहीं समझ गया पाया। मैं उनका इंतजार में खड़ा रहा। वो बोले, मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामा खा मुझे शर्मिंदा मत करो। एक साझेदारी बन जाती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र माइक को बताया कि मेरे डैडी ने क्या कहा। जहां तक मैं जानता था कि सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से ही इस स्कूल में पढ़ता था। किसी ने कस्बे के बीचों बीच एक विभाजन की रेखा खींच दी थी। इसी की वजह से हम अमीर बच्चों वाले स्कूल में आ गए थे। वैसे हम वाकई में गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीब का एहसास होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें, हर नई चीज होती थी। मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीजें मुहैया कराते तो थे, लेकिन बस इतना ही। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हम चीजें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़के के लिए ज्यादा काम मार्केट में उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे साझेदार बनोगे? वह मान गया और शनिवार की उस सुबह माइक मेरा पहला कारोबारी साझेदार बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसे कैसे बनाया जाए। कभी कभार हम उन अमीर बच्चों के बारे में भी बातें करने लगते जो जिम के समुद्री तट वाले घर पे मजे कर रहे होंगे। इससे दिल तो दुखता था, लेकिन वह दर्द अच्छा लगता था क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने के तरीके सोचने के लिए प्रेरित किया था। आखिरकार दोपहर को अचानक हमारे दिमाग की बिजली कौंधी। यह एक ऐसा विचार था जो माइक को विज्ञान की एक पुस्तक में मिला था जिसे उसने पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाया। अब हमारी साझेदारी के पास एक कारोबारिक आइडिया आ चुका था। अगले कई सप्ताह तक माइक और मैं आसपास के इलाके में इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वो अपने इस्तेमाल किए हुई टूथपेस्ट हमें दे सकते हैं या हमारे लिए रख सकते हैं। हैरानी के भाव से ज़्यादातर लोगों ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। कुछ ने हमसे पूछा कि इनका आप क्या करेंगे? इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको नहीं बता सकते, यह एक कारोबारिक रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह गुजरते रहे, मेरी मम्मी का कष्ट बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। यह एक भूरा कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थी, अब उसमें टूथपेस्ट या उसका छोटा सा ढेर बड़ा होने लगा था।
आखिरकार मेरी मम्मी का सब्र का बांध टूट ही गया। पड़ोसी की गंदी मुड़ी तुड़ी इस्तेमाल की हुई टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखकर उनका दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह दोबारा नहीं सुनना चाहती कि यह एक कारोबारिक रहस्य है। इस कचरे को साफ करो वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त ट्यूब्स हो जाएंगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे हैं जिनकी टूथपेस्ट ट्यूब खत्म होने ही वाली थी, जो हमें मिलने वाली थी। मम्मी ने हमें 1 हफ्ता का मोहलत दिया। उत्पादन शुरू करने की तारीख योजना की तारीख से बहुत जल्दी आ गई थी। दबाव बढ़ रहा था। मेरी पहली साझेदारी पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि मेरी खुद की मम्मी ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। यह माइक का काम था कि वह पड़ोसियों से टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे। साथ ही वह उनसे यह भी कहता था कि उनके दांतों को भी डॉक्टर का यही कहना है, उन्हें दिन में ज़्यादा बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया में ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी एक दोस्त के साथ आए। उन्होंने देखा कि 9 साल के 2 लड़के पोर्च में पूरी गति के साथ उत्पादन करने में जुटे हैं। हर कहीं बारीकी सफ़ेद चूना फैला हुआ है। एक लंबी टेबल पर स्कूल के दूध के छोटे कार्टन थे। हमारे परिवार का हबीची ग्रिल लाल सुर्ख कोयले के साथ अधिकतम गर्मी पे दहक रहा था। डैडी सावधानी से चल कर आए। उन्होंने पोर्च के शुरू में ही कार खड़ी करनी पड़ी क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया कार की जगह पर ही चल रही थी। जब वे आए और वो उनके दोस्त करीब आए तो उन्होंने देखा कि स्टील एक के एक बर्तन में कोयले के ऊपर रखा था जिसमें टूथपेस्ट ट्यूब्स पिघल रही थी। उस जमाने में टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब्स में नहीं आती थी। ट्यूब्स शीशे से बनती थी और इसे जब जला दिया जाता था यानी अधिकतम गर्मी पे इसे गर्म किया जाता था तो हम ट्यूब्स को स्टील के एक छोटे बर्तन में डाल देते थे। यह पिघलने लगती थी और दब बन जाता था। इस पिघले हुए शीशे को हम दूध के कॉटन या छोटे से कार्टन के बने एक छोटे से छेद से अंदर डालते थे। दूध के कार्टन में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद चूना और कुछ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था। जल्दबाजी में उसके बैग में मेरी लात पड़ गई थी जिससे पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन के भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त ने देखा जब हम पिघलाते हुए शीशे को सावधानी से प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब्स के छोटे से छेद से डाल रहे थे। डैडी ने कहा, संभाल के। मैंने ऊपर देखने बिना ही सिर अपना हिला दिया। आखिर जब शीशा डालने का काम खत्म हुआ तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सर हिलाया। हम दोनों साझेदार हैं। मेरे डैडी ने पूछा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के इन सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी हथौड़ी से मैंने उस सील के से ठोका और जिससे क्यूब्स के बीच में छेद हो गया, जिससे मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचों का ऊपर आधा हिस्सा बाहर निकाला और शीशे का 5 सेंट का सिक्का बाहर टिपक गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग शीशे के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा, हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था। हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े और जोर जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। आग और टूथपेस्ट ट्यूब्स की खाली बॉक्स के साथ ही उनके सामने 2 छोटे लड़के थे जो सफ़ेद धूल में ढके होकर खूब मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ियों पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया कि चलासाजी शब्द का क्या मतलब होता है। हमारे सपने चूर हो गए थे। आपका मतलब है यह गैर कानूनी है? माइक ने कपकपाती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, मेरे डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है ये अपनी जन्मजात प्रतिभा का विकास कर रहे हों, डैडी के दोस्त ने कहा। डैडी ने उन्हें घूर कर देखा। हाँ, यह गैर कानूनी है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने यह कर दिखाया कि तुम में बहुत रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद अपने फैले कचड़े को साफ करने में लग गए।
पहले ही दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया था। कूड़े को झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिम और उसके दोस्त सही कहते थे, हम वाकई में गरीब हैं। जब मैं यह बात कही तो मेरे डैडी जा रहे थे। उन्होंने कहा, लड़कों, तुम गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। मैं दोबारा कहूँगा कि इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी से वहीं खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन इसमें हमें यह बात पता नहीं चली कि हम करें क्या। डैडी, ऐसा क्यों है कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना। स्कूल के टीचर दरअसल अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हमें बस पढ़ाना और सिखाना पसंद होता है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता पैसे कैसे बनाना जाता है। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगे। मैं समझता हूँ, मेरे डैडी बोले, अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनना है तो मुझे मत पूछो। माइक, यह सवाल अपने डैडी से तुम्हें पूछना चाहिए। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी के भाव के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है, और वह तुम्हारे डैडी का ही गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया कि जब पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमाल के हैं। मेरे डैडी, माइक ने अविश्वास से दोहराया। तो फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास कोई शानदार कार नहीं है और आलीशान मकान नहीं है? यह कैसे हो सकता है? माइक ने इस बात को दोहराते हुए पूछा। शानदार कार और आलीशान मकान का यह मतलब नहीं है कि तुम अमीर हो और तुम पैसे बनाने की कला जानते हो। मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिम के डैडी गन्ने के बागान में काम करते हैं। वह मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है। वह एक कंपनी में काम करता है और मैं एक सरकारी ऑफिस में। कंपनी ने उसे कार दे रखी है। शक्कर की कंपनी आर्थिक परेशानियों में है और जल्द ही हो सकता है कि जिम के डैडी के पास कुछ ना रहे। तुम्हारे डैडी अलग हैं, माइक। ऐसा लगता है कि वे सामंजस्य बनाना जानते हैं। वह साम्राज्य बनाना चाहते हैं। मेरे अनुमान है कि कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर आदमी बनने वाले हैं। यह सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ करने लगे। सफाई करते करते हमने योजना बनाई कि माइक के डैडी से कब और कैसे बात किया जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और अक्सर देर रात घर लौटते थे। उनके डैडी वेयरहाउस, एक निर्माण कंपनी, स्टोर की श्रृंखलाएं और 3 रेस्तराओं के मालिक थे। रेस्तराओं की वजह से वे अक्सर घर लौटने में उन्हें देरी हो जाती थी। सफाई पूरे होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। उसने बताया था कि जब वह रात को उसके डैडी घर लौट के आएंगे तो वह उनसे बात करेगा और पूछेगा कि वे हमें अमीर बनने का तरीका सिखा सकते हैं। माइक ने वादा किया था कि जैसे ही उसके डैडी उससे उसकी बात होती है वह फ़ोन पे उसे बताएगा तथा उसे फ़ोन करेगा। चाहे कितनी भी देर हो जाए, वह उसे फ़ोन जरूर करेगा। फ़ोन की घंटी रात के 8:30 बजे बजी। ठीक है, मैंने कहा, अगले शनिवार। मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। माइक के डैडी हमसे मिलने को तैयार हो गए थे। शनिवार सुबह मैंने 7:30 पे वाली बस पकड़ी तथा देर ना करते हुए कस्बे के गरीब हिस्से तक जा पहुंचा। सबक शुरू होता है। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और 1 घंटे से अधिक काम में लगे थे। जब मैं उसके साधारण छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उसका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, डैडी फ़ोन पर हैं और उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतज़ार करने को कहा है। जब मैंने उस पुराने मकान की चौखड़ी लागी तो लकड़ी की पुरानी फर्श आवाज़ें करने लगी। दरवाजे के पीछे सस्ता सा गलीचा था। गलीचा वहाँ इसलिए बिछाया गया था ताकि सर्फ पर पड़े अनगिनत कदमों के निशान को छिपाया जा सके। हालांकि गलीचा साफ था, लेकिन इसके बाद भी मैं कहूँगा उसे बदलने की ज़रूरत थी। जब मैं सकृत लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। यह पुरानी बदबूदार वाले फर्नीचर से भरा था, जिसको निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी। उनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामकाजी पोशाक में बैठा था। वह खाकी स्लैक और खाकी शर्ट पहना था। इस पर अच्छी प्रेस तो थी, लेकिन स्ट्रेच नहीं था। वह चमचमाते काजी जूते भी पहना था। उसकी उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी। जब माइक और मैं उसके पास से निकलकर पोर्च की ओर बैठे तो वह मुस्कुराया हमें देख के। मैं भी संकोच आवाज में
मुस्कुराने का एक्टिंग किया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वो मेरे डैडी के कर्मचारी हैं। यह कि आदमी उनके वेयर हाउस संभालता है और महिलाएं रिश्ताओं को मैनेज करती हैं। आते समय तुमने जिस निर्माण सुपरवाइजर को देखा था, जो ये यहाँ से 50 मील दूर सड़क परियोजना पर काम कर रहा है, उसका दूसरा सुपरवाइजर भी है जो बहुत से मकान बना रहा है, लेकिन वह तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मेरे लिए बगल में बैठने के लिए कुर्सी खींची। माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था कि क्या वो हमें पैसे बनाना सिखाएंगे। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने सीधा सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरे पर हंसी का भाव आया, पर फिर कुछ सोचकर वो बोले कि वे हमारे सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। ओह, मैंने कहा और दीवार से अपनी कुर्सी टिकाते हुए अगले पैर से अपने आप को पीछे ढकेला। मैं कुर्सी के पिछले 2 पहियों के सहारे बैठ गया। माइक ने भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वे क्या प्रस्ताव रखने वाले हैं? नहीं, लेकिन हमें जल्द ही पता चलेगा। अचानक माइक के डैडी जर्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए। सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने पूछा जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। तो बस इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आखिरकार डैडी ने क्या कहा होगा, हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, डैडी ने क्या प्रस्ताव रखा होगा इस चीज़ के बारे में। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।